बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वस्त एशिया के सहराए गोपी के शुमाल से बहरे बिकाल तक फैले हुए बर्फ़ से मुंजमद दश्त में रहने वाले इंसान बोरचीजन कहलाते थे, जो टंड्रा के बर्फ़ज़ारों के किनारे किनारे मारा फिरा करते थे। इनके अबाउजदान हुन और सथीन थे, जिन्हें यूनानी अस्कुथोई कहते थे। इन वहशी बोरचीजन कबाइल में ततारी, मंगोल यानी मुग़ल काबिल ज़िक्र हैं। ये खाना बदोश कबाइल सरसब्ज़ व शादाब चरागाहों की तलाश में इधर से उधर मुसलसल रवां दवां रहते थे। उन्हें एक जगह क़याम नसीब न था। ये चरागाहों, दरियाओं और वादियों की सरजमीनों पर कब्ज़े के लिए हर वक्त बरसरे पिकार रहते थे। तमाम जानवरों में घोड़ा उनकी महबूब तरीन जानवर था। वो घोड़ों पर सवारी करते, उनके बल पर जंगें लड़ते, इनका दूध पीते और उस दूध से अपनी मनपसंद शराब खमीज़ तैयार करते, और बावक़्त ज़रूरत उनकी पिछली रान पर चीरा लगाकर उनका खून पीते और उनका गोश्त भी खाते। ये लोग चमड़े से बने गोल यूरथों यानी खैमों में रहते, जो हल्की लकड़ी के फ्रेमों से बनाए जाते थे। खैमों की ये बस्तियाँ दूर से देखने पर मशरूम की तरह दिखाई देती थी। दुनिया से अलग थलग ये लोग निरे वहशी थे। उन्होंने जंगली घोड़ों की सवारी सीख ली थी। ये लोग दुनिया के मुतमद्दन इलाकों से हमेशा दूर ही रहा करते थे। ताकतवर कबाइल कमज़ोर कबाइल को अपना ग़ुलाम बना लेते थे, इसलिए इनकी जंग अमूमन तनाज़ा लिल बका के ज़मरे में आती थी। मुहज़्ज़ब चीनी इन वहशी जंगजुओं को शयातीन कहते थे। कुदरत ने इन्हें शरीर बदन और सख्त जिल्द अता की थी। हाथ और कंधे बहुत ही ताकतवर और पंजे इतने मजबूत कि वो इंसान की कमर को तीर की तरह मोड़कर तोड़ देते थे। वो सर्दी और प्यास को बर्दाश्त करने की बेपनाह कुव्वत रखते थे। जाड़े की रातों में बड़े बड़े दरख्तों का अलाव जलाकर उनके करीब नंगे बदन सोते, अंगारे चटक चटक कर उनके बदन पर गिरते, मगर इन्हें इतनी परवाह ना होती जितनी कीड़े के काटने से होती। उनके हवास जानवरों की तरह तेज़, उनकी छोटी छोटी आंखें मगर भूरी और तिरछी तरीकी में भी दरिंदे की मानिद दूर दूर तक देख सकती थीं। वो बिस्तर पर ख़वातीन से लुत्फ़अंदोज़ होने की बजाय घोड़ों पर एक दूसरे के पीछे भागना ज़्यादा पसंद करते थे। मंगोल बीवियां खरीदते सरदार के लिए। यह ज़रूरी था कि वो अपनी बीवी अपने कबीले की बजाय किसी दूसरे कबीले से बाजू और बाजू हासिल करे। वो ज़िंदगी से एक ज़िद्दी जोंक की तरह चिपके रहते थे। तमाम कबाइल में मंगोलों को इज़्ज़त और तौकीर की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि ये कबीला तमाम कबाइल की निस्बत ज़्यादा ताकतवर था। चंगेज़ खान ने जब आँख खोली तो इसे यही वहशी सिफाक और बेरहम माशरा मिला। 13 साल की उम्र में यतीम होने वाले तैमूरचंद ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों से सहराए गोपी की वसतों को अबूर करके एक तूफ़ान बलाखेज़ की तरह एक आलम को अपनी लपेट में ले लिया। इसके नाम से बड़े बड़े सलातीन कांप जाते थे। इसकी तरबियत दीगर कबायली बच्चों की तरह कबायली उसूल व ज़वाबित के मुताबिक की गई, मगर वो अपने हम असरों से फितरी तौर पर अलग थलग और मुनफरद ही रहा। कुव्वत बर्दाश्त वो पहली चीज़ थी जो तैमूरचंद को विरसे में मिली। इसका बाप अपने कबीले का सरदार था, जो 40,000 यूरतियों खैमों पर मुश्तमल था। बाप की वफ़ात के बाद उसके शब रोज़ बहुत ही कठिन गुजरे। उसे दूसरे 9 उम्र लड़कों के साथ कई कई दिन जैन पर ही रहना पड़ा। 3-3, 4-4 रोज़ तक उसे पका हुआ खाना भी नसीब ना होता और गोश्त के चंद खुश्क पार्चों पर ही गुजारा करना पड़ता, और अक्सर फाका भी बर्दाश्त करना पड़ता। इन हालात ने इसे कुंदन बना दिया। इसने उसे बड़ी पामर्दी, हिम्मत और जुर्रत से तैमूरचंद से चंगेज़ खान तक का सफ़र तय किया। वो इंतहाई ज़हीन और फ़तीन था। उसने अपनी जहानत के बलबूते पर गैर मुनज़्ज़म कबायली ग्रोहों को मुनज़्ज़म किया और एक ही झंडे तले उन्हें मरकज़ियत अता की। उजड़ और अनपढ़ चंगेज़ खान ने अपनी वहशी कौम को यासा की शक्ल में नहायत ही कारआमद दस्तूर अमल और ज़ाब्ता कानून दिया। जब हम यासा का मुतालिया करते हैं तो बिलाशुबा चंगेज़ खान के जहन रसा की दाद देना पड़ती है। यासा ने इन वहशियों की ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। उन्होंने इस पर अमल पैरा होकर महज़ब और तरक्की याफ्ता अक़वाम को वो नाकों के चने चबवाए जिसकी तारीख़ी आलम में कोई मिसाल नहीं मिलती। जब तक कोई कौम अपने आइन की पासदारी ना करे, इस वक्त तक वो कौम सरबुलंद व सरफराज नहीं हो सकती। इसलिए चंगेज़ खान ने यासा की खिलाफ वर्जी को नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दिया। उस कानून के चीदा चीदा नुकात दर्ज झेल हैं। चोरी करना, किसी का घोड़ा छीनना और ज़िना वाजिबल कत्ल जुर्म है। ऐसी औलाद जो वालिदैन और बड़ों की इज़्ज़त ना करे मुजरम शुमार होगी। गरीबों को नीचा दिखाने की बजाय उनकी इज़्ज़त करना, अपने मुल्क को कौम के ख़िलाफ़ गद्दारी करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म होगा। मंगोलों का आपस में लड़ना हराम करार दिया गया। हर मंगोल पर यह हराम है कि वो अपने साथियों को मैदान जंग में छोड़कर भाग जाए। जब तक कि परचम मैदान जंग से ना हटा लिया जाए, उस वक्त तक लूट खसूट करना जुर्म है। बीवियों पर बिलावजह शक करना, तशद्दुद करना जुर्म है, और बीवियों पर अपने शोहरों की फरमाबरदारी लाजमी करार दी गई। छोटा भाई बड़े भाई की इज़्ज़त करेगा और अपने सरदार की इज़्ज़त करना सब पर वाजिब होगा। महीने में सिर्फ 3 दिन शराब पीने की इजाज़त होगी, और वो भी नशे में इस कदर मदहोश होने की कतई इजाज़त नहीं।
ईसाई और मुसलमानों को तबलीग और मुकम्मल मजहबी इजाज़त होगी। यासा कवानीन की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी जिसके आखिर में चंगेज़ खान की मोहर तस्दीक सबत थी। यासा से इन वहशी और गैर महज़ब कबाइल को वो क़ुव्वत अता हुई कि चंगेज़ खान अपनी खुली आंखों से इस मुंतशर और गैर मुनज़्ज़म ग्रोहों को मुनज़्ज़म और मुतहद लश्कर बनता देख रहा था। उसके पेश नज़र सिर्फ एक ही मकसद था कि वो इन बेलगाम जंगली घोड़ों पर अपनी लगाम और जैन कसे और इन्हें सहराई गोपी से दौड़ाता हुआ बाहर दूर ले जाए। वो पहाड़ के दामन में खड़ा होकर अपनी कौम से कह रहा था, तुम लोगों में से वो लोग जो राहत और मुसीबत में मेरा साथ देंगे और जिनकी वफादारी आईने की तरह साफ और शिफाफ होगी, उन सबको मैं मुगल का लक़ब देता हूँ। तुम दुनिया के तमाम जानदारों से ज़्यादा ताकतवर हो और तुम एक दिन सब पर हुकूमत करोगे। उसने वहशियों को जो कच्चा गोश्त चबाते थे और घोड़ियों का दूध पीते थे उनकी ज़िंदगियां बदल दी। उन्होंने सदियों से कायम सल्तनतों को रुई के गालों की तरह बखेर के रख दिया। यासा के मंदरजात जब सामने आते हैं तो उन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है कि किस तरह तहजीब व तमद्दन से आरी शख्स एक ऐसा ज़ाब्ता हयात मुरतब कर सकता है जिसके एक एक हरफ से अहले इल्म की तरह तहजीब, अखलाक, मुरव्वत, जहानत और शऊर टपकता है और जिसका एक एक जुमला अपनी कौम को तंजीम, इत्तेहाद और यकीन का दर्स देता है। चंगेज़ खान की शख्सियत के इस पहलू के आगे बड़े बड़े फातहीन मसलन सिकंदर आज़म, नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर वगैरह से चंगेज़ खान का कद निकला हुआ नज़र आता है। ये सब जानकर हैरत होती है कि वो लोग जो ज़िंदगी के लिए लड़ते और लड़ने के लिए ज़िंदा रहते हैं और जिनकी खुराक उबला हुआ गोश्त और घोड़ी का दूध था और जो अनाज से बनी हुई रोटी से नावाकफ़ थे, उन्हें एक ऐसा लीडर मुयस्सर आ गया जिसने उन्हें एक कलील अरसे में इंसान नमा जानवर से दुनिया की ताकतवर कौम बना दिया और जिसने एक सदी तक मुकम्मल तौर पर और कई सदियाँ जुज़वी तौर पर मशरक़ से मगरब और शुमाल से जनूब अपनी हुकूमत कायम की। और उसके पीछे चंगेज़ खान का दिया हुआ एक कानून था जिसे यासा कहते हैं। चंगेज़ खान का इंतकाल हुआ तो मरने के बाद उसकी लाश को छकड़े में लाद कर सहराई गोपी के पार उसके मरकज़ी शहर लाया गया। रास्ते में जिस जगह से चंगेज़ खान की लाश गुजरती उन रास्तों पर जो भी काफ़िला या मुसाफिर मिलता उसे कत्ल कर दिया जाता ताकि किसी को ये खबर ना हो सके कि चंगेज़ खान मर गया है। चंगेज़ खान की लाश उसके मरकज़ी शहर लाई गई तो उसे दफन करने के लिए सलाह मशवरा हुआ। मंगोलों के एक सरदार को चंगेज़ खान ने बता दिया था कि जब वो मर जाए तो उसे शहर के सबसे बड़े सनोबर के दरख्त के नीचे दफन किया जाए। ये दरख्त बहुत ऊंचा और बड़ा था। इस दरख्त को देखकर चंगेज़ खान अक्सर ये कहा करता था कि इसका साया बूढ़े के लिए बड़े आराम की जगह है। इस दरख्त के इर्द गिर्द सनोबर के और भी छोटे बड़े दरख्त थे जिन्होंने एक तरह से इस बड़े सनोबर के दरख्त को घेर रखा था। सनोबर के इस दरख्त के साए तले एक बहुत बड़ी कब्र खोदी गई। उसके बाद चंगेज़ खान के इस घोड़े को मार दिया गया जिस पर उसने अपने आखिरी दिनों में सवारी की थी और उसकी हड्डियां अलहदा करके इन हड्डियों को जलाकर खुश्क और साफ कर लिया गया और उस कब्र के अंदर एक छोटा खैमा नस्ब किया गया जिसमें पका हुआ गोश्त, अनाज, एक कमान, तलवार, उसके घोड़े की हड्डियां रखी गई थी। उसके बाद इस कब्र में चंगेज़ खान को दफन कर दिया गया। जब तक इस कब्र के इर्द छोटे दरख्त नहीं उग गए उस वक्त तक इस कबीले के लोग बारी बारी चंगेज़ खान की कब्र पर पहरा देते रहे। यह फैसला इसलिए किया गया कि किसी को उसकी कब्र का पता ही ना चले। बहरहाल चंगेज़ खान जो दुश्मन को शिकस्त देकर उनके सर के मीनार तमीर करने का शौकीन था और दुश्मन के सरों की खोपड़ियों को प्याले बनाकर उनमें शराब पीने का आदी था, वो अपने अंजाम को पहुंच गया।